नमस्कार दोस्तों। आज भूगोल विषय का आज संसाधन वर्गीकरण में पार्ट 2 का हम अध्ययन करेंगे। तो सभी का CUD स्टार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरुआत करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण में। तो हम संसाधन का अर्थ पढ़ चुके हैं, संसाधनों का वर्गीकरण हमने स्टार्ट कर रखा है। आज पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, दूसरे वीडियो का अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक संसाधनों का वर्गीकरण। हम पहला पढ़ चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार और समाप्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधन 2 प्रकार के पढ़े थे, पहला जैविक संसाधन, दूसरा अजैविक संसाधन। दूसरा हम पढ़ रहे थे समाप्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। इसी के संदर्भ में आज हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। समझिए पहले क्या है कि वे संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में होते हैं उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ये नाम से स्पष्ट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई हमारी भूमि है, खेत है, हमारे पास में वाहन है, मकान है, ये हम मेरे खुद का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, तो वो निजी संसाधन कहलाते हैं। तो निजी संसाधन में हम पढ़ेंगे कि वे संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में होते हैं उसे निजी संसाधन कहा जाता है। जैसे भूमि है, भवन है, वाहन है, पशु संपदा इत्यादि है, वो किसी निजी संसाधन में शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या होता है कि वे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है या समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होते हैं वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझे कि भाई जैसे खेल का मैदान है, चारागाह भूमि है, शमशान भूमि है, धर्मशाला है, या फिर कोई मान लीजिए ये सरकारी विद्यालय है, ये समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होते हैं तो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि वे संसाधन जो किसी समुदाय के सदस्यों को उपलब्ध हो वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, यानी कि जो संपूर्ण समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। जैसे चारागाह भूमि है, खेल का मैदान है, और शामलात भूमि। शामलात भूमि का मतलब जिसमें सभी जैसे मान लीजिए शमशान भूमि है, पार्क वगैरह है, ठीक है, खेल का मैदान वगैरह, ये शामलात भूमि में शामिल किए जाते हैं। तो ये सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। इसी कड़ी में तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं कि वे संसाधन जो देश की सरकार का कानूनी अधिकार हो वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है वो कई बार प्रश्न परीक्षा में भी पूछा जा चुका है और कंपटीशन में भी आ चुका है। ये एस्टेट में भी आया हुआ है, एस्टेट का जो एग्जाम लगता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। क्या है वो समझिए कि वे संसाधन जो देश की सरकार का कानूनी अधिकार हो, ठीक है, यानी कि किसी देश की सीमा के अंदर जो किसी देश की सीमा के अंदर जो संसाधन होते हैं उस पर उस देश का अधिकार होता है। जैसे हमारे देश की राजनीतिक सीमा है और उसमें जो भी संसाधन है उस पर हमारी देश का सरकार का अधिकार है तो वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए सड़क है, नहर है, रेल है, रेलवे लाइन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर। अब समझिए राजनीतिक सीमाओं के अंदर का मतलब क्या है। राजनीतिक सीमाओं के अंदर ये है कि जैसे हमारा देश है तो इसमें जो राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी संसाधन होंगे उस पर हमारी राष्ट्र या सरकार का है वो अधिकार होता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण लिखा है कि सारी भूमि वह 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र में संसाधन हो वो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझिए कैसे है। जैसे मान लीजिए हमारे देश की सीमा है, ये समुद्री सीमा लगती है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो यहाँ जो सीमा उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, यहाँ से जो समुद्री सीमा लगती है उससे समुद्र की 12 मील दूर खुले महासागरों में या 22.2 किलोमीटर तक जो भी महासागरों में संसाधन है उस पर हमारी देश की सरकार का अधिकार होगा, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। उसको हम उपयोग उस जो भी संसाधन है उसको हम उपयोग के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ गुजरात का अंकलेश्वर और यहाँ से बॉम्बे हाई से खनिज तेल की प्राप्ति की जा रही वर्तमान में, बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है खनिज तेल का, तो ये हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था कंपटीशन में। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं कि वे संसाधन जो खुले महासागरों में या 200 समुद्री मूल से दूर खुले महासागरों में जो भी संसाधन पाए जाते हैं उस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है तो वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं।
ठीक है। तो ये राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। तो हम कह रहे हैं कि भाई स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये स्वामित्व के आधार पर। इसी कड़ी में आगे हम बात करते हैं विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो ये भी 4 प्रकार के हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहला है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन का मतलब क्या होता है? जिसकी संभावना व्यक्त की जाती हो। लिखा है क्या होता है कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया हो, अभी तक उसका उपयोग मतलब बड़े स्तर पर इसका उपयोग नहीं किया गया हो, वो संभाव्य संसाधन कहा जाता है। जैसे गुजरात व राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, तकनीकी अभाव के कारण वो हमारे से पहुंच से बाहर है, बड़े स्तर पर हम उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए तो ये संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है। प्रश्न ये आता है कि गुजरात और राजस्थान में जो है वो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं क्यों है? तो हमें क्या उत्तर क्या लिखना है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसकी स्थिति उष्णकटिबंधीय या हमारे भारत देश की उष्णकटिबंधीय स्थिति होने के कारण और ये कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण गुजरात और राजस्थान, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। इसका आंसर आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से दूसरा है विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन कौन से होते हैं? कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो और उपयोग व गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, यानी कि जिसकी उपयोग के लिए जिसकी जांच हो चुकी है, गुणवत्ता भी और मात्रा भी, और आवश्यकता पड़ने पर हम उसको कभी भी उपयोग में ला सकते हैं, तो वो कहलाते हैं विकसित संसाधन। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि पश्चिमी राजस्थान में जो है वो रेगिस्तानी इलाका जो है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इत्यादि राज्य हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर खनिज तेल की जो है वो जांच की जा चुकी है और भंडारित रूप में है, हम उसको कभी भी निकाल कर उपयोग में ला सकते हैं। तो ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा भंडार संसाधन। भंडार संसाधन का मतलब क्या है? कि पर्यावरण में भंडारित रूप में उपलब्ध है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है, कि हमारे पास में भंडारित रूप में तो विद्यमान है लेकिन तकनीकी अभाव के कारण जो है उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है कि जैसे जल में 2 ज्वलनशील गैसें हैं, एक हाइड्रोजन दूसरी ऑक्सीजन, लेकिन तकनीकी का अभाव के कारण हम उसको अलग करके उपयोग में अभी तक नहीं ला सके, इसलिए ये हमारे पास में भंडारित रूप में विद्यमान है। कभी तकनीकी रूप में डेवलप हुई तो हम इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं, तो भंडारित संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार से संचित कोश संसाधन। अब संचित कोश संसाधन कौन से होते हैं? कि वे संसाधन जो हमारे पास में संचित रूप में विद्यमान है, जैसे जल है, बांधों से, इसमें लिखा है कि वे संसाधन जो भंडार का हिस्सा है लेकिन तकनीकी सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, इसको कभी तकनीकी रूप से तकनीकी सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे नदियों से जल से विद्युत पैदा करना, हम पैदा तो कर रहे हैं लेकिन एक सीमित रूप से कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा तकनीकी अभाव के कारण से। इसी प्रकार से जैसे बांधों में जल, अब बांधों में जल हमारे पास में संचित रूप में बड़े भंडार के रूप में विद्यमान है, संचित है, इकट्ठा है, लेकिन हम उसका विशेष रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, है ना। जो उपयोग होना चाहिए, बड़े स्तर पर इस पर उपयोग होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। वन संचित कोश संसाधन कहने का मतलब ये है कि ये संचित कोश संसाधन है। दोबारा समझ लीजिए कि वे संसाधन जो भंडार का हिस्सा हैं, तकनीकी सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे नदियों के जल से विद्युत पैदा और बांधों में जल है, वन संचित कोश का हिस्सा है, तो ये हमारे पास में संचित कोश संसाधन है। तो हम पढ़ रहे थे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडारी संसाधन और चौथा जो है 4 नंबर का वो संचित कोश संसाधन है। तो ये संसाधनों का वर्गीकरण है। ठीक है। हम पहले उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं। आज हमने किया है स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। देखिए ये जो बुक है ये लगभग एनसीईआरटी हमारे पूरे देश में लागू है और ये सभी राज्यों में पढ़ी जाती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज में आपको नोट्स की सहायता से मैं ये व्याख्या कर रहा हूँ। आप भी इसका लाभ उठाए, नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। ये वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर और लाइक भी करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।